नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, आईसीआर, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, कृषि पर्यवेक्षक और भी इस तरीके के जो भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यानी कि गोभी वर्गीय सब्जियों से रहेगी। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम जानेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो आज की वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से फूल गोभी की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है फूल गोभी की किस्म इसमें से कौन सी नहीं है। पूसा हिमज्योति, पूसा केतकी, पूसा अगेती, अर्ली कुंवारी, इन चारों में से बताइए कौन सी फूल गोभी की किस्म नहीं है। पूसा हिमज्योति की बात कर लेते हैं। ये फूल गोभी की किस्म है। ठीक है, फूल गोभी की किस्म है, ये फूल गोभी की किस्म है, लेकिन ये ठंडे क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों के लिए? ठंडे क्षेत्रों के लिए किस्म है। इसको ऑल इज वेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस गोभी को ऑल इज वेल के नाम से भी इस गोभी को जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं पूसा केतकी। पूसा केतकी जो कि रीसेनेस की समस्या पाई जाती है। ठीक है, रीसेनेस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। रीसेनेस क्या होता है? यानी कि जो कर्ड होते हैं वो हमारे दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, छितरा जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिनेस की समस्या पाई जाती है फूल गोभी में। कर्ड जो है एक दूर दूर लगते हैं, छितरा जाते हैं, बैठे हुए नहीं रहते हैं हमारे कर्ड, उसको रेसिनेस कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पूसा अगेती। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये किसकी किस्म है मेरे दोस्त? ये पत्ता गोभी की किस्म है। ठीक है, किसकी है? पत्ता गोभी की किस्म है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी के अच्छे उत्पादन हेतु एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा क्या होनी चाहिए। यानी कि आपको बताना है एनपीके का अनुपात 120 80 80, 150 80 80 या 80 40 40, 100 60 60, इन चारों में से बताइए कि फूल गोभी के लिए अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 120 नाइट्रोजन, 80 फास्फोरस और 80 पोटास। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया फूल गोभी के लिए। ठीक है, किसके लिए हो गया? फूल गोभी के लिए हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 150 80 और 80 देख रहे हैं, तो ये पत्ता गोभी के लिए हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? पत्ता गोभी के लिए हो गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे 80 40 40, ये किसके लिए है? ये मिर्च के लिए है। ठीक है, मिर्च के लिए एनपीके का अनुपात है। और यहाँ पर देखेंगे 100 60 60, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संकर मिर्च के लिए है। ठीक है, किसके लिए है मिर्च? ये संकर मिर्च के लिए एनपीके का अनुपात रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्लांचिंग की क्रिया किस सब्जी वाली फसल की जाती है। ठीक है, ब्लांचिंग की क्रिया किस सब्जी वाली फसल में की जाती है, ये आपको बताना है। फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, गांठ गोभी में या केल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, पहले हम जानेंगे ब्लांचिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लांचिंग यानी कि इस परिभाषा को आप याद रखेंगे, फूल गोभी के कर्ड को, ठीक है, फूल गोभी का जो कर्ड होता है जिसमें फूल गोभी का निर्माण होता है, उस कर्ड को सूर्य ताप से बचाने के लिए उसके कर्ड को उसी की पत्तियों से ढक देना। ठीक है, उसी की पत्तियों से ढक देना क्या कहलाता है, वो हमारा ब्लांचिंग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है मेरे दोस्त, यानी कि कर्ड की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्लांचिंग की क्रिया फूल गोभी में की जाती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, फूल गोभी के कर्ड को सूर्य ताप से बचाने के लिए उसके कर्ड को उसी की पत्तियों से ढक देना क्या कहलाता है, ब्लांचिंग की क्रिया कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म फूल गोभी की नहीं है। ठीक है, फूल गोभी की किस्म इसमें से बताना है, नहीं है पंत गोभी 3, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा दीपाली या प्राइड ऑफ इंडिया। इन चारों में से बताइए फूल गोभी की किस्म कौन सी नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। ये किसकी किस्म है, प्राइड ऑफ इंडिया। तो आपको याद होना चाहिए ये पत्ता गोभी की किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है, ये पत्ता गोभी की किस्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्पोकिंग की क्रिया किसमें की जाती है या किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, स्कूपिंग किसमें किया जाता है या किस सब्जी वाली से संबंधित है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मिर्च या टमाटर। इन चारों में से बताइए किसमें किया जाता है स्पोकिंग की क्रिया। तो सबसे पहले हम उद्देश्य जानेंगे कि स्पोकिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य के सबसे पहले हम जानेंगे। तो ये बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, बीज उत्पादन के लिए यह क्रिया की जाती है स्पोकिंग की। तो ये किससे संबंधित है, ये फूल गोभी से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीड प्रोडक्शन के लिए यह क्रिया की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और स्पोकिंग मतलब ये जो कार्ड होता है, इस प्रकार का कार्ड होता है, उसके बीच वाले पार्ट को यहाँ से मध्य वाले पार्ट को हटा दिया जाता है, जिससे वहाँ से सीड के लिए वो कले निकल सके। ठीक है, इसलिए इसमें किया जाता है, किसमें, फूल गोभी में किया जाता है। ये आप याद रखेंगे स्पोकिंग क्रिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलों के भिन्न काल परिपक्वता के आधार पर ये होती हैं, प्रोटो एंड्री होती है या प्रोटोगायनी होती है या स्वपरागित होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। पहले आप इसका आंसर देंगे कि गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलों को भिन्न काल परिपक्वता के आधार पर ये क्या होती हैं। तो ये हो जाएंगी प्रोटोगायनी, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक पूछता है निम्नलिखित में से किस सब्जी में डाइकोगैमी पाई जाती है। ठीक है, पूछता है किस सब्जी में क्या पाया जाता है, डाइकोगैमी पाया जाता है, डाइकोगैमी पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आप बताएंगे कौन सी सब्जी है जिसके अंदर डाइकोगैमी पाया जाता है। तो कॉल क्रॉप के अंदर डाइकोगैमी पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, कॉल क्रॉप के अंदर डाइकोगैमी पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कॉल क्रॉप होती है। ठीक है, पूछता है कॉल क्रॉप्स है, कॉल क्रॉप क्या है ये आपको बताना है। तो पूछ लेता है, तो ये आपको बताना है कि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्या है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, पॉलिनेटेड है। ठीक है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है कॉल क्रॉप्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। या डाइकोगैमी किसमें होता है, कॉल क्रॉप में होता है। ठीक है, या गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलों के भिन्न काल परिपक्वता के आधार पर क्या होता है, तो प्रोटोएंड्री होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में
पुष्प आने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोइंग, बटनिंग, कार्डलिंग या रेसिमोस। ठीक है, किसका पूछ रहा है? ये फूल गोभी का पूछ रहा है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूल गोभी में पुष्प आने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कार्डलिंग कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एरोइंग तो जानते ही हैं किससे संबंधित है, तो ये गन्ना से संबंधित है। ठीक है, एरोइंग। बटनिंग किससे संबंधित है? ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसको दैहिक विकार कहा जाता है। दैहिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद रेसिमोस क्या है? रेसिमोस फूल गोभी का पुष्पक्रम है। ठीक है, ये फूल गोभी का पुष्पक्रम का प्रकार है। पुष्पक्रम का प्रकार है, ये आप याद रखेंगे। फूल गोभी का पुष्पक्रम का प्रकार है। अगर हम यही पूछ लें पत्ता गोभी का पुष्पक्रम प्रकार क्या होगा, तो पत्ता गोभी का आप याद रखेंगे, पत्ता गोभी का पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है क्या होता है? केटकेन होता है। ठीक है, केटकेन होता है, ये आप याद रखेंगे। पत्ता गोभी का केटकेन और फूल गोभी का पुष्पक्रम का प्रकार रेसिमोस होता है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फूल गोभी और पत्ता गोभी में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में फसल लगाने हेतु नर्सरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर्सरी की आवश्यकता होती है या होगी, कितनी आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 150 से लेकर 200 वर्ग मीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर के बारे में। जितनी भी कॉल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी कॉल क्रॉप्स होती हैं सबके लिए डिस्टेंस रखी जाती है 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे, अधिकतर जितनी भी सब्जियां होती हैं, अधिकतर जितनी भी सब्जियां होंगी उनकी 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी वाली जो नर्सरी के लिए जगह की आवश्यकता होगी वो 200 से लेके 250 आवश्यकता होगी। ठीक है, सब्जियों के लिए इतनी डिस्टेंस की आवश्यकता होती है। इसके बाद यही डिस्टेंस 200 से लेके 250 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर के अगर टमाटर लगा रहे हैं तो उसके लिए नर्सरी के लिए इतनी आवश्यकता होगी। ठीक है, टमाटर के लिए भी आप यही रखेंगे कि 200 से लेके 250 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 500 वर्ग मीटर, ये किसके लिए हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्याज के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्याज के लिए, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर दिया है 150 से 200 वर्ग मीटर, ये किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा बैगन के लिए। ठीक है, किसके लिए? बैगन के लिए हो जाएगा। बैगन के लिए 150 से लेकर 200 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर आपके लिए प्याज के लिए हो जाएगा। ठीक है, और 200 से 250 पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर के लिए 1 हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फूल गोभी की किस्म नहीं है, यहां पर नहीं पूछा है। ठीक है, आप बताइए निम्नलिखित में से फूल गोभी की किस्म नहीं है। पूसा केतकी, पूसा कार्तिकी, पूसा हिमज्योति या पूसा संबंध। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूसा केतकी की बात करेंगे, ये भी फूल गोभी की किस्म है। पूसा कार्तिकी की बात करेंगे, ये भी फूल गोभी की किस्म है, लेकिन ये किस्म हो जाएगी कैसी? अगेती किस्म हो जाएगी। ठीक है, किस प्रकार की किस्म हो जाएगी? अगेती किस्म हो जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए। और पूसा हिमज्योति ये ठंडे प्रदेशों के लिए फूल गोभी की ही किस्म है, लेकिन यहाँ पर जो पूसा संबंध देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैरायटी है? तो ये पत्ता गोभी की वैरायटी है। ठीक है, पत्ता गोभी की वैरायटी हो जाएगी। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से फूल गोभी की किस्म कौन सी, ये आपको बताना है। इससे पहले यदि आप लोग एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फूल गोभी की किस्म है, इसमें से बताइए फूल गोभी की कौन सी किस्म है। एम्प्रोइड, सापानीज, ये जापानीज रहेगा। ठीक है, इसको जापानीज कर लीजिएगा, जापानीज।
जापानीज, ठीक है। इम्प्रूव्ड जापानीज, गोल्डन एकर, पूसा ड्रमहेड या पूसा मुक्ता, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि इम्प्रूव्ड जापानीज, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैरायटी है? ये फूल गोभी की वैरायटी है, ठीक है। किसकी? फूल गोभी की वैरायटी है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डन एकर, पूसा ड्रमहेड और पूसा मुक्ता, ये तीनों ही किसकी वैरायटी हो जाएंगी? ये तीनों ही वैरायटी हो जाएंगी पत्ता गोभी की, ठीक है। किसकी हो जाएंगी? पत्ता गोभी की वैरायटियां हो जाएंगी। इन सबको भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फूल गोभी की नर्सरी से नर्सरी से पौधों का रोपण कितने समय बाद करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी नर्सरी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नर्सरी लगा रखे हैं, तो यहाँ से हमको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ? खेत के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? यहाँ से उठाकर खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करना है। तो यहाँ से उठाने के बाद कितने समय बाद हमारी रोपण योग्य हो जाती है, ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, ये आपको बताना है। 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, या 5 से 6 सप्ताह, या 6 से 8 सप्ताह। यहाँ जो 6 से 8 सप्ताह देख रहे हैं, ये किसके लिए हो जाएगा? प्याज के लिए, ठीक है। प्याज के लिए हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देरी वाली प्याज याद रखेंगे, ठीक है। प्याज की देरी वाली जो लेट वैरायटियाँ हैं, 6 से 8 सप्ताह बाद इसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो देख रहे हैं 2 से 3 सप्ताह, ये फूलों वाले के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? फूलों की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, ठीक है। फूलों की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 2 से 3 सप्ताह बाद तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 सप्ताह बाद फूल गोभी की नर्सरी जो होती है पौधरोपण के लिए तैयार हो जाती है। तो 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और यहाँ 6 से 8 सप्ताह जो दिया हुआ है, ये प्याज के लिए हो जाएगा, ठीक है। प्याज के लिए हो जाएगा, देरी वाली प्याज के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी की कौन सी किस्म बेमौसमी है, ठीक है। बेमौसमी यहाँ पर पूछा है। जिस प्रकार मैंगो के अंदर आप देखें हैं, निरंजन जो वैरायटी है मैंगो के अंदर बेमौसमी है, ठीक है। मधुलिका, निरंजन, ये बेमौसमी होती हैं। उसी प्रकार इसमें फूल गोभी की कौन सी किस्म है जो बेमौसमी है, ये आपको बताना है। पूसा बीटा केसरी और पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति, पूसा केतकी, इन चारों में से आपको बताना है। यहाँ बात करेंगे पूसा बीटा केसरी, ये भी जो फूल गोभी की किस्म है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही बीटा केसरी रखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। पूसा दीपाली, ये भी आपकी फूल गोभी की किस्म है, लेकिन पूसा हिमज्योति जो किस्म है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट लगाना होगा, क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों की वैरायटी है, ठीक है। ठंडे क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है, ठंडे प्रदेशों के लिए अच्छी मानी गई है। यही वैरायटी जो है ये ऑफ सीजन कहलाती है, ठीक है। ऑफ सीजन वैरायटी फूल गोभी की कहलाती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑफ सीजन। तो यहाँ पर बेमौसमी पूछा था, तो पूसा हिमज्योति हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से दैहिक विकार का संबंध फूल गोभी से नहीं है। इसमें से बताना कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो फूल गोभी से संबंधित नहीं है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटनिंग, होलो स्टेम, अंधापन या बोल्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटनिंग की बात करेंगे तो ये फूल गोभी में होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, कर्ड जो होते हैं ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। कर्ड जो होते हैं ये छोटे हो जाते हैं, और तापमान की अधिकता हो जाना या कमी हो जाना, जिसके कारण बटनिंग की समस्या पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे होलो स्टेम। होलो स्टेम में क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, अधिकता के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होलो स्टेम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तना का बढ़ना, ठीक है। होलो स्टेम किसे कहते हैं, तना का बढ़ना, ठीक है। तना का बढ़ना होलो स्टेम कहलाता है। तना का बढ़ जाना
होलोस्टेम कहलाता है, यह नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। अंधापन बात करेंगे, अंधापन किसे कहते हैं? ये कार्ड का नहीं बनना, इसमें क्या होता है, कार्ड ही नहीं बनते, यानी कि गोभी जो हम खाते हैं उसका निर्माण ही नहीं हो पाता है, कार्ड का नहीं बनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं कार्ड का नहीं बनना, अंधापन कहा जाता है। ये भी फूल गोभी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर बोल्टिंग जो देख रहे हैं ये इसका संबंध प्याज से है, ठीक है, और किससे है? पत्ता गोभी से है, ठीक है, पत्ता गोभी से है, पत्ता गोभी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल्टिंग होता क्या है? हेड से समय से पूर्व डंठल का निकलना, ठीक है, जो हेड होता है उससे पहले ही डंठल का निकल जाना, यानी कि समय से पहले बीजोत्पादन के लिए फूल निकल जाना, उसी को कहते हैं बोल्टिंग। प्याज के अंदर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रेसिनेस किस फसल का दैहिक विकार है, ठीक है। आपको बताना है रेसिनेस जो होता है ये किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फूल गोभी का, पत्ता गोभी का, टमाटर का या मिर्च का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेसिनेस जो है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फूल गोभी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगेती किस्मों को, ठीक है, किसके कारण होता है इसको भी आप याद कर लेंगे। अगेती किस्म को देरी से बुआई करना, ठीक है, देरी से बुआई करना, जिसके कारण रेसिनेस की समस्या पाई जाती है फूल गोभी में। यह नाइट्रोजन की कमी के कारण भी होता है, और जिसके कारण कड़ जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, और टेम्परेचर जो होता है अधिक होना, कम हो जाना, इसके कारण भी रेसिनेस की समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में बोरान और मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है या होने की संभावना रहती है? व्हीपटेल और ब्राउनिंग, ठीक है। दूसरा है रेसिनेस, होलोस्टेम या ब्राउनिंग, व्हीपटेल या बटनिंग या बोल्टिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो बटनिंग है, बटनिंग तो जानते ही हैं कैलीफ्लावर से संबंधित है, और बोल्टिंग जो है ये कैबेज से संबंधित है। और यहाँ पर होलोस्टेम किसे कहते हैं, यानी कि तना का खोखला होना होलोस्टेम कहलाता है। रेसिनेस क्या होता है? फूल का छितराना, यानी कि फूल दूर दूर होना या छोटे छितरा जाना, उसको रेसिनेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले बोरान देखेंगे, बोरान की कमी से जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो ब्राउनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन पहले हमको देखना है बोरान की कमी से व्हीपटेल नहीं होता है, बोरान की कमी से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्राउनिंग होता है। तो यहाँ पर ए आ गया। और मोलिब्डेनम की कमी से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वे व्हीपटेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो बोरान, ब्राउनिंग और मोलिब्डेनम, व्हीपटेल फूल गोभी के ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। यानी कि अभी फूल गोभी यानी कि ये जो कॉल क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ये भाग 2 था। भाग अगर 1 नहीं देखे हैं तो आप भाग 1 पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद 2 पार्ट और आएंगे इसके कैबेज से, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।